Hello everyone. I hope that you all are fine. Today's topic is Section 43, Capital B, Clause H of Income Tax Act 1961, and I will deal with this topic in detail. I am Advocate Sandeep Narula. This section is about payment made to micro and small enterprises against the purchases taken by an entity from such enterprises. And this section has become a very hot topic nowadays among traders and professionals. I will discuss in detail, and by the end of this class, you will find a deep insight into it and you will be able to apply this in your practice. आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि ये सेक्शन कैसे काम करता है और इस सेक्शन का रेलिवेंस क्या है। ये समझिए कि आपके सामने एक एंटिटी है जिसका नाम है एक्स कंपनी और उसके सप्लायर बहुत सारे हैं। वो अनेक एंटिटीज से माल खरीदती है। उनमें से कुछ सप्लायर ऐसे हैं जिनका स्टेटस उद्यम रजिस्ट्रेशन के हिसाब से माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस का है। तो सेक्शन 43 कैपिटल बी क्लॉज एच ये कहता है कि इस एंटिटी को जिसका नाम एक्स है, इसे अपने ऐसे एंटरप्राइज को जो कि माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी में आते हैं, उन्हें एक डेफिनेट पीरियड के अंदर पेमेंट करनी है अपनी परचेजेस के अगेंस्ट। अगर उस डेफिनेट पीरियड में ये पेमेंट नहीं होती है तो परचेज का जो एक्सपेंस है इस एक्स एंटिटी का, वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए एक्सपेंस में काउंट नहीं होगा और एक्सपेंस की फॉर्म में उसे डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ये एक्सपेंस उसे तब अलाउ होगा जब ये जो एक्स नाम की एंटिटी है अपने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस का स्टेटस रखने वाले सप्लायर को पेमेंट कर देगी। तो हमें ये समझना है कि किस तरह से ये सेक्शन काम करता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एमएसएमई एक्ट के हिसाब से किस एंटरप्राइज को हम माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में रखते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि केवल माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज कैटेगरी में आना ही काफ़ी नहीं है। हम उसी एंटरप्राइज को माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज कैटेगरी में रखेंगे जो कि एक आपका थ्रेशोल्ड लिमिट को मीट करेगा और दूसरा उसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसे माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज का बेनिफिट नहीं मिलेगा इस सेक्शन के हिसाब से। तो आइए जानते हैं कि किस एंटरप्राइज को एमएसएमई एक्ट के हिसाब से माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाता है। दोस्तों, अगर किसी एंटरप्राइज का जो नेट इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी के अंदर, वो अगर 1 करोड़ रुपए ज़्यादा नहीं है और उसकी जो नेट टर्नओवर है 5 करोड़ रुपए से कम है, अगर कोई एंटरप्राइज ये दोनों कंडीशन पूरी करता है तो उस एंटरप्राइज को हम बोलते हैं माइक्रो एंटरप्राइज। ध्यान रखना है दोस्तों कि दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए। कंडीशन अल्टरनेटिव नहीं है, कॉमुलेटिव है। तो नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए और टर्नओवर का जो अमाउंट है, जो नेट टर्नओवर का अमाउंट है, वो 5 करोड़ से कम होना चाहिए। तभी आप माइक्रो एंटरप्राइज कैटेगरी में होंगे और आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए माइक्रो एंटरप्राइज बनने के लिए और इस सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए। दूसरा, स्मॉल एंटरप्राइज उसे कहा जाता है जिसका नेट इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी के अंदर 1 करोड़ रुपए ज्यादा है और ये इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक है और उसकी जो नेट टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपए तक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्मॉल एंटरप्राइज कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ रुपए तक है और दूसरा, आपकी जो नेट टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपए तक है। साथ में आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन भी है। बिना उद्यम रजिस्ट्रेशन के आपको ये सेक्शन बेनिफिट नहीं करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज किसे कहा जाता है। तो अगर कोई एंटिटी ऐसे एंटरप्राइज से माल खरीद रही है जो कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज कैटेगरी में आते हैं, तो खरीदने वाली एंटिटी का चाहे स्टेटस कुछ भी हो, चाहे वो लार्ज एंटरप्राइज हो, माइक्रो एंटरप्राइज हो, मीडियम एंटरप्राइज हो, स्मॉल एंटरप्राइज हो, उसे ऐसे सप्लायर्स को जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज कैटेगरी में आते हैं और जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है, उन्हें एक निश्चित टाइम पीरियड में क्या है, भुगतान करना होगा परचेज के अगेंस्ट। अगर ये एंटिटी जो बाइंग एंटिटी है भुगतान नहीं करती है तो उसका ये जो परचेज का एक्सपेंस है वो डिसअलाउड कर दिया जाएगा। लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे हम इसको जानेंगे, ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी क्या है आपका इन डेप्थ बातें हैं, ठीक है, जिनको मैं अभी डिस्कस करूंगा, उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा।
दोस्तों अब हमें जानना है कि ये नेट इन्वेस्टमेंट और नेट टर्नओवर की गणना कैसे की जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज का जो कैटेगराइजेशन है या उनका जो आइडेंटिफिकेशन है वो नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और नेट टर्नओवर की वैल्यू पर क्या है, निर्भर करता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नेट इन्वेस्टमेंट जो है हमें चेक करना है इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से। किसी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के द्वारा जो अपनी आईटीआर फाइल की जाती है, उस आईटीआर में जो प्लांट और मशीनरी की वैल्यू दिखाई गई है उसमें से डेप्रिसिएशन क्या है, लेस होता है। उस डेप्रिसिएशन को लेस करके जो वैल्यू दिखाई गई है उसी को हम नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट और मशीनरी कहते हैं। तो हमें आईटीआर के बेस पर नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को चेक करना है। नेट टर्नओवर की जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो उसमें हमें वो टर्नओवर लेनी है जो कि हमने डोमेस्टिक की है। मतलब आपका नेट टर्नओवर के मीनिंग में एक्सपोर्ट की टर्नओवर शामिल नहीं होगी, और इस नेट टर्नओवर के डेटा को भी हमें माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज के द्वारा फाइल्ड आईटीआर से ही निकालना है। आपको यहाँ ही ध्यान रखना है जब हम बात करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी के मीनिंग में बिल्डिंग, लैंड या फर्नीचर फिक्सचर्स की वैल्यू शामिल नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपने पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कोई इक्विपमेंट खरीदा है तो उसके मीनिंग को उसको भी हम प्लांट एंड मशीनरी के मीनिंग में शामिल नहीं करेंगे। मतलब उसकी वैल्यू को हम नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में जोड़ेंगे नहीं। उसके अलावा अगर हमने कोई डिवाइस खरीदा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो उस डिवाइस की जो वैल्यू है वही आपका प्लांट एंड मशीनरी में शामिल नहीं होगी। मतलब उसकी वैल्यू को हम नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की कैलकुलेशन करते हुए शामिल नहीं करेंगे। और ध्यान ही रखना है कि नेट टर्नओवर में एक्सपोर्ट टर्नओवर को आप शामिल नहीं करेंगे। और ये डेटा आपने उठाना कहाँ से है, जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के द्वारा रिटर्न फाइल की गई है वहां से आपने इस डेटा को उठाना है। अब आगे बात करेंगे आपको किस तरह से ये दिन मैटर करते हैं, कितने टाइम पीरियड में भुगतान करना है, ताकि आपका परचेज नाम का जो एक्सपेंस है वो इनकम टैक्स में आपका डिसअलाउ ना हो, आपको अलाउ किया जाए। दोस्तों ये सेक्शन है 43 कैपिटल बी क्लॉज एच। ये सेक्शन अप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2023 से। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है उसमें आपको बहुत ध्यान से क्या है पेमेंट करनी है अपने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। यहाँ ही ध्यान रखना है कि जो माल खरीदने वाली एंटिटी है उसका स्टेटस मैटर नहीं करता है। वो मीडियम, लार्ज, स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइज हो सकता है। आपको देखना है कि आपका सप्लायर अगर माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है तो उसकी पेमेंट आपको उस टाइम पीरियड में करनी है जो कि इस सेक्शन में बताया गया है और जो कि एमएसएमई एक्ट से उठाया गया है। दोस्तों अगर बाइंग एंटिटी और सप्लायर एंटिटी के बीच में टाइम पीरियड को लेकर के कोई एग्रीमेंट है तो फिर वो एग्रीमेंट क्या है, एक पीरियड को डिफाइन करेगा। लेकिन ये पीरियड भी एमएसएमई एक्ट के हिसाब से और इस सेक्शन के हिसाब से 45 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और अगर दोनों एंटिटी ने कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया है तो फिर मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसमें पेमेंट करनी है बाइंग एंटिटी को, सप्लाइंग एंटिटी को, वो पीरियड 15 दिन का होगा। अगर मान लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि सप्लाइंग एंटिटी और बाइंग एंटिटी के बीच में कोई 30 दिन का एग्रीमेंट है जिसके मुताबिक क्या है, बाइंग एंटिटी सप्लाइंग एंटिटी को 30 दिन के अंदर पेमेंट करेगी, तो ध्यान रखना है कि 30 दिन में पेमेंट होनी है। लेकिन यदि बाइंग एंटिटी और सप्लाइंग एंटिटी के बीच में 60 दिन का एग्रीमेंट है पेमेंट के लिए, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसमें पेमेंट करनी है वो एमएसएमई एक्ट के हिसाब से और इस सेक्शन के हिसाब से 45 दिन से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको पूरे साल में जो आपकी बाइंग एंटिटी माल खरीद रही है और सप्लाइंग एंटिटी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है, उन सबको नहीं देखना है। जैसे मान लेते हैं 1 अप्रैल 2023 को आपकी बाइंग एंटिटी ने किसी माइक्रो एंटरप्राइज से 2 लाख रुपए का माल खरीदा और उसकी पेमेंट कर दी उसने 50 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, कोई इशू नहीं है, उसको डिडक्शन मिलेगा, परचेज पर डिडक्शन मिल जाएगा। आपको देखना है 15 फरवरी 2024 या उसके बाद वाले इनवॉइस के संबंध में टाइम पीरियड को देखना है। अगर 15 फरवरी 2024 के किसी भी इनवॉइस या उसके बाद के इनवॉइस की पेमेंट क्या है, अगर टाइम पीरियड में नहीं होती है तो उस केस में उस इनवॉइस के अंदर जो परचेज है उसका एक्सपेंस जो है आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो समझिए कि जहां टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं है पेमेंट करने के लिए, वहां 15 दिन में पेमेंट होनी चाहिए, और जहां टाइम पीरियड डिसाइडेड है वहां मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है, 45 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता है। और 15 फरवरी 2024 के दिन का बिल और उसके बाद का जो बिल है वो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखने के लिए कि परचेज का जो एक्सपेंस है बाइंग एंटिटी के लिए अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा। यहाँ बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये है जो कि ज्यादातर लोगों को थी। तो इसका मतलब ये पूरे साल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। जो आपने इनवॉइसेस ले रखे हैं 1 अप्रैल 2023 को या आपका जून में या जुलाई में, उनकी पेमेंट अगर आप लेट कर भी रहे हैं, 15 दिन में नहीं कर रहे हैं या 45 दिन में नहीं कर रहे हैं, तो वहां आपका एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होता है। लेकिन 15 फरवरी 2024 या उसके बाद के इनवॉइसेस के लिए आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कुछ उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समझिए कि आपने 31 मार्च 2024 को 2 लाख रुपए का गुड्स खरीदा और आपने पेमेंट उसकी करनी है। अगर मान लेते हैं सप्लाइंग एंटिटी और बाइंग एंटिटी में एग्रीमेंट नहीं है तो पेमेंट आपने 15 दिन में करनी है। 15 दिन पेमेंट आप कर देते हैं तो आपका एक्सपेंस अलाउ कर दिया जाएगा। तो 15 दिन आपके फॉल करते हैं 15 अप्रैल 2024 को। अगर यहां तक पेमेंट कर देते हैं आप तो आपको एक्सपेंस अलाउ कर दिया जाएगा परचेज का। अगर 31 मार्च 2024 को आपने माल खरीदा है और बाइंग एंटिटी और सप्लाइंग एंटिटी में एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट में 60 दिन तय किए गए हैं पेमेंट करने के लिए, तो इस केस में 45 दिन के अंदर क्या है, बाइंग एंटिटी को सप्लाइंग एंटिटी को पेमेंट करना होगा। अगर बाइंग एंटिटी सप्लाइंग एंटिटी को पेमेंट 45 दिन के अंदर कर देगी, चाहे वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रहा हो, कोई बात नहीं, आपका जो एक्सपेंस है परचेज का वो अलाउ कर दिया जाएगा, वो डिसअलाउड नहीं होगा। हाँ, अगर बिल्कुल बॉर्डर लाइन केसेस के अंदर जहां 31 मार्च 2024 के आसपास आप इनवॉइस लेते हैं परचेज के और पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी पेमेंट को लेकर ही आपको क्या है पूरा एनालिसिस करना है और फिर तय करना है कितना एक्सपेंस अलाउ होगा, कितना डिसअलाउड होगा। और जिनकी पेमेंट आप इस फाइनेंशियल ईयर के परचेज के लिए टाइम पीरियड में नहीं कर पाएंगे, उनका आपको रिडक्शन जो है उस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आप क्या है उन बिलों की पेमेंट कर देंगे। तो ये आपका जो पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको ध्यान देना है। और ऑडिट वाले केसेस में क्या है, आपने अपने जो बाइंग एंटिटी के अगर आप क्या है काम कर रहे हैं उसके आप क्या है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एडवोकेट है, तो आपको उनसे डाटा मांगना है। और डाटा भी क्या है इस तरह से मांगना है कि ताकि वो आपको बता सकें कि 15 फरवरी या उसके बाद के जो इनवॉइस है वो कितने हैं और उनके कितने टाइम पीरियड में क्या पेमेंट हुई है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज का आइडेंटिफिकेशन है केवल थ्रेशोल्ड के हिसाब से नहीं होना है, साथ में ये भी देखना है कि उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो हमने देखा कि किस तरह से क्या है ये सेक्शन काम करता है। ये पूरे ईयर पे काम नहीं करता, ध्यान रखना है आपने। जो 15 फरवरी या उसके बाद के बिल हैं उन पर आपको फोकस करना है, उनको ध्यान देखना है, ठीक है। उनके बारे में क्या है आपने क्या है ज्यादा अच्छा एनालिसिस करना है आपका टैक्स ऑडिट करते हुए। आगे हम बात करेंगे कौन से एंटरप्राइज ऐसे हैं जो कि माइक्रो स्मॉल होते हुए भी क्या है आपका इसके अंदर शामिल नहीं होंगे और जिनको अगर पेमेंट आप लेट करते हैं तब भी आपका परचेज का जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ नहीं होगा। आइए अभी जानते हैं कि कौन से ऐसे सप्लायर हैं जिनको अगर आप पेमेंट लेट भी करते हैं तो आपका परचेज का जो एक्सपेंस है डिसअलाउड नहीं होगा। दोस्तों, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी ट्रेडर से माल खरीदा है, कोई अगर माल का ट्रेडर है, क्योंकि हम जब बात करते हैं माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की एमएसएमई एक्ट के हिसाब से तो इसमें केवल मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को ही शामिल किया गया है। तो अगर आप ट्रेडर से माल खरीदते हैं और पेमेंट लेट करते हैं तो आपका एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप किसी मीडियम एंटरप्राइज से माल खरीदते हैं और पेमेंट लेट करते हैं तो उस केस में आपका एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा। अगर आप किसी लार्ज एंटरप्राइज से माल खरीदते हैं तो उस केस में आपका जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडर को यहाँ कवर नहीं किया गया है, चाहे वो आपका रिटेल ट्रेडर हो चाहे वो होलसेल ट्रेडर हो, उस केस में आपका एक्सपेंस जो है परचेज पर डिसअलाउ नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप किसी ऐसे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज से माल खरीद रहे हैं और उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन भी है और जो कि ट्रेडर भी नहीं है, जो कि आपका मीडियम एंटरप्राइज भी नहीं है, लार्ज एंटरप्राइज भी नहीं है, ठीक है, और उसके बारे में यह है कि उसने आईटीआर फाइल नहीं की है या पहले वो बिजनेस नहीं कर रहा था, उसने नया बिजनेस शुरू किया है, तो आप कैसे पता लगा पाएंगे कि उसका जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो आपका इतना है कि वो माइक्रो या स्मॉल
एंटरप्राइज कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, उसकी नेट टर्नओवर है इतनी या नहीं है। तो इसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन का रास्ता अपनाएं आप, उससे डिक्लेयर करवा लें, ठीक है, कि उसकी जो आपका नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है और नेट टर्नओवर कितनी है। इस तरह आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो आपका माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। और ध्यान ये रखना है कि वो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, तभी आपको आपको उसको क्या है विद इन 15 डेज और 45 डेज क्या है पेमेंट करनी है, ताकि आपका परचेज का जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ ना हो। और ध्यान ये रखना है कि 15 फरवरी या उसके बाद वाले बिलों के संबंध में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले वाले बिलों की अगर पेमेंट आप लेट करते भी हैं तो आप कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका एक्सपेंस डिसअलाउ होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि 15 फरवरी या उसके बाद वाले बिलों की पेमेंट लेट होनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपका परचेज का जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा। आगे हम कुछ और बातें जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर हम इस सेक्शन के बारे में कुछ बारीकियां और देखेंगे। बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि 15 दिन या 45 दिन की गणना किस दिन से शुरू की जाएगी। जब हम एमएसएमई एक्ट को रेफर करते हैं तो वहाँ कहा गया है कि ये 15 दिन या 45 दिन की गणना जो है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से की जाएगी या डेट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस से की जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको आसान से एग्जांपल समझा देता हूँ। जिस दिन आपको माल रिसीव हो जाएगा या सर्विस मिल जाएंगी, उस दिन का मतलब यह है कि आपने माल ले लिया है, सर्विस ले ली है, तो ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है कि आपने स्वीकार कर लिया है, और यहाँ से 15 दिन या 45 दिन की गणना होगी। कई बार क्या होता है कि जब कोई सप्लायर आपको माल देता है तो माल में कोई डिफेक्ट है या माल सैंपल के मुताबिक नहीं है, या जैसा माल उसने डिस्क्राइब किया था उस तरह के माल की सप्लाई नहीं की है, और आप ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं राइटिंग के अंदर, तो उस केस में जितने टाइम तक आपके और आपके सप्लायर के बीच में ऑब्जेक्शन जो है रिजॉल्व नहीं होगी, तब तक क्या है ये जो टाइम पीरियड है बीच का, वो 15 दिन या 45 दिन गणना में शामिल नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे समझिए कि 15 फरवरी को कुछ माल आपको रिसीव हुआ, और उस माल आने के बाद ने आपने माल का इंस्पेक्शन करवाया और माल में कुछ डिफेक्ट है, और आपने अपने सप्लायर को एक नोटिस दे दिया कि माल डिफेक्टिव है, और आपके सप्लायर ने इस ग्रीवेंस को आपकी रिजॉल्व किया 28 फरवरी को, सपोज करिए। तो 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का जो टाइम पीरियड है वो 15 दिन या 45 दिन की गणना में शामिल नहीं होगा। 28 फरवरी जिस दिन आपकी ऑब्जेक्शन को आपके सप्लायर ने रिजॉल्व कर दिया है, उस दिन से फिर 15 दिन या 45 दिन की गणना की जाएगी, और फिर 15 दिन या 45 दिन में आपने पेमेंट कर देनी है। अगर आप कर देंगे तो आपका एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। 15 दिन उस केस में जहां एग्रीमेंट नहीं है, और 45 दिन वहां जहां आपका और उसका एग्रीमेंट है। लेकिन ध्यान ही रखना कि अगर एग्रीमेंट का टाइम पीरियड 30 दिन है या 25 दिन है, तो आपको फिर वही उसी टाइम में क्या है पेमेंट करनी है। उस केस में 45 दिन लागू नहीं होंगे। 45 दिन तब लागू होते हैं जब एग्रीमेंट में टाइम पीरियड क्या है 45 दिन से ज्यादा हो। अब कुछ और बातें समझेंगे और फिर हम इस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। कुछ प्रोफेशनल्स के और ट्रेडर्स के दिमाग में बात चल रही है कि यहाँ पेमेंट का मतलब क्या है, क्या पेमेंट हमें आपका बैंक ट्रांसफर से करनी है, क्या हम पेमेंट चेक के द्वारा कर सकते हैं या ड्राफ्ट के द्वारा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पेमेंट आप चेक के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी आपके बाइंग डीलर ने माल खरीदा है 31 मार्च 2024 को, और आप जानते हैं इसकी पेमेंट अगर एग्रीमेंट है तो 45 दिन में होनी चाहिए, और एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आपका जो बाइंग डीलर है एक चेक इशू कर देता है, चेक चेक कैसा, ये पीडीसी नहीं होना चाहिए और ये चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं पेमेंट का जो आपका चेक है अगर वो बाउंस नहीं होता है और चेक पीडीसी नहीं है, चेक क्या है आपका 31 मार्च को काट दिया गया है, और जो आपका सप्लायर है उसने चेक को क्या है अपने बैंक में कलेक्शन के लिए लेट फाइल किया है या लेट जमा किया है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप पेमेंट कर चुके हैं, आपको डिडक्शन अलाउ होगी। बस शर्त यह है कि वो चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, वो चेक जो है डिसऑनर नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि क्या बुक एंट्री के द्वारा पेमेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी से माल खरीदा और आपने पेमेंट करनी है अपने सप्लायर की, और हो सकता है कि आपने किसी और को माल बेच रखा है, उसने पेमेंट आपको करनी है, तो आप क्या है बुक एंट्री के द्वारा भी क्या है
इस पेमेंट को करवा सकते हैं। जैसे कि आपका जो बायर है वो आपके सप्लायर को अगर विद इन टाइम पीरियड क्या पेमेंट कर देगा, तो ये मान लिया जाएगा कि पेमेंट आपने ही की है और आपका एक्सपेंस क्या है आपका डिस अलाउ नहीं होगा, वो अलाउ कर दिया जाएगा। 43 कैपिटल बी क्लॉज एक्ट किस तरह से जीएसटी के इंपैक्ट को कवर करती है। जब कोई बाइंग एंटिटी माल खरीदती है तो इनवॉइस के अंदर जीएसटी का अमाउंट भी इन्वॉल्व होता है। अगर इस परचेज के बिल की पेमेंट 15 दिन या 45 दिन में नहीं होती है तो ये जो परचेज का एक्सपेंस है डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन जीएसटी का अमाउंट डिसअलाउ नहीं होगा। बस शर्त यह है कि जो जीएसटी का अमाउंट बिल में लग कर आया है वो 17(5) जो सेक्शन है सीजीएसटी एक्ट का, उसमें ब्लॉक क्रेडिट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 15 दिन या 45 दिन में परचेज के अमाउंट की पेमेंट नहीं करते हैं तो जीएसटी के अलावा जो अमाउंट है उसी का डिसअलाउंस होगा। जीएसटी का अमाउंट जो है आप जानते हैं वो एक्सपेंस नहीं होता, वो एसेट्स होती है, उसका डिसअलाउंस नहीं होगा। बशर्ते ये है कि आपका जो जीएसटी का अमाउंट इनवॉइस में इन्वॉल्व है वो सेक्शन 17(5) में ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि जो ये सेक्शन 43 कैपिटल बी क्लॉज एच है ये क्या अप्लीकेबल होगा उन केसेस के अंदर जहां प्रेजेंटिव बेस पर क्या है इनकम को दिखाया जाता है। प्रेजेंटिव बेस के हिसाब से इनकम दिखाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ सेक्शंस हैं, जैसे 44 AD, 44 AE, 44 ट्रिपल बी, 15 VA। तो क्या इन केसेस में ये सेक्शन 43 कैपिटल बी क्लॉज एच है एप्लीकेबल होगा? दोस्तों इन केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा और यहाँ बाइंग यूनिट जो है या बाइंग जो एंटिटी है अपनी पेमेंट को 15 दिन या 45 दिन के बाद भी करती है तो उसका परचेज नाम का जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ नहीं होगा। दूसरा, हमें ये देखना है कि अगर किसी बाइंग एंटिटी ने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या है 35 AD जो सेक्शन है उसके अंदर 100% डिडक्शन मिलता है, तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसे केस के अंदर पेमेंट जो है 15 दिन या 45 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। नहीं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो ये अमाउंट है ये जो डेप्रिसिएशन की फॉर्म में 100% अलाउ हो रहा है ये डिस अलाउ हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी है, ये आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर है और आप एक बाइंग एंटिटी हैं और इसका जो डिडक्शन है, इस मशीन के खर्चे का जो डिडक्शन है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका, उसका 100% डिडक्शन आपको 35 AD मिलता है। अगर आपने इस केस पेमेंट को 15 दिन या 45 दिन में नहीं किया तो जो 100% डिडक्शन आपको अलाउ होता है इस एक्सपेंडिचर का वो डिस अलाउ हो जाएगा। लेकिन यदि मान लेते हैं कि कोई और मशीनरी है, कोई और कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसके केस में आपको 100% क्या है डिडक्शन नहीं मिलता है, तो वहां अगर आप पेमेंट 15 दिन या 45 दिन में नहीं करते हैं तो डेप्रिसिएशन जो उस मशीनरी का या कैपिटल एक्सपेंडिचर का होगा वो डिसअलाउ नहीं होगा। एक सवाल ये भी यहाँ पर हमें देखना है कि क्या अगर कोई बाइंग एंटिटी कैश सिस्टम को फॉलो कर रही है, अगर हम अकाउंटिंग के कैश सिस्टम को फॉलो करते हैं तो क्या सेक्शन 43 कैपिटल बी क्लॉज एच हमारे पर अप्लीकेबल है या नहीं है? तो यहाँ जवाब है नहीं, ये अप्लीकेबल नहीं होगा। आप पेमेंट जो है 15 दिन या 45 दिन के बाद करते हैं तो आप पहले से ही जब कैश सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो आप डिडक्शन क्या है पेमेंट के बेस पर ही क्लेम करेंगे। अब हमें यह भी देखना है कि जब हम 43 कैपिटल बी क्लॉज एच को पढ़ते हैं तो हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर पर काम नहीं करना 23-24 के ऊपर। जैसे मैंने पहले बताया था आपको 15 फरवरी या उसके बाद के जो इनवॉइस हैं उनकी पेमेंट टाइमली करवानी है। किसको? माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को। और जो बाइंग एंटिटी है उसका स्टेटस कुछ भी हो सकता है, वो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम या लार्ज एंटरप्राइज हो सकती है, उसमें कोई भी क्या है प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि जो सप्लाई एंटिटी है अगर वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है तो पेमेंट टाइम पर होनी चाहिए, नहीं तो 15 फरवरी या उसके बाद के बिल का जो जो एक्सपेंस है आपका वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है। इस तरह हमने इस पूरे सेक्शन को डीपली समझा और हर पहलू को देखा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अगर कोई सवाल बाकी रह गया है और आपने पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्या है लिख करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी क्या आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।